हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस की बहुत ही बढ़िया सीरीज, जिसमें आपको क्लास 10th साइंस का पूरा सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से करवाया जाएगा। और आज है उसकी पहली क्लास, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 जो केमिस्ट्री का है, यानी कि आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, जिससे आपको चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो वही थे जो आपने क्लास 9th की केमिस्ट्री में पढ़े थे, लेकिन इतना ध्यान देता कौन है क्लास 9th में। तो अगर आपको क्लास 9th के वो कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअल चैप्टर शुरू करने से पहले 2 क्लासेस कम से कम लगाने वाले हैं क्लास 9th के उन कॉन्सेप्ट्स में, जो आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री और स्पेशली पहले 3 चैप्टर्स जो हैं केमिस्ट्री के, वो समझने के लिए वो कॉन्सेप्ट चाहिए। तो उन पे हम लोग डिटेल में फोकस करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा था, जिसमें मैंने ये बैच की अनाउंसमेंट करी थी, उनको मैं बता दूं कि बच्चों डेली मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे इस चैनल पे आपको अपनी क्लास 10th साइंस का एक लेक्चर अपलोडेड मिल जाएगा। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और पूरा सिलेबस हम खत्म करने जा रहे हैं। इस बैच के अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, और आपको इसके साथ नोट्स और वर्कशीट्स भी दिए जाएंगे, जिनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल और मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप भी डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि आपकी तैयारी से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, वो आपको इन दोनों जगहों पर मिल जाएगा। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में हमको क्लास 9th की बेसिक सी चीजें पढ़नी है, जो क्लास 10th की केमिस्ट्री समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके बारे में आपने पढ़ा था क्लास 9th में। एटम के बारे में आप जानते हो कि एटम जो है वो एक स्फेरिकल बॉडी, अगर हम उसको माने तो उस स्फेरिकल बॉडी के सेंटर पे एक बहुत छोटा सा एक ग्रुप है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का गुच्छा है, ठीक है ये। और इस ग्रुप को बोला जाता है न्यूक्लियस। छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक गुच्छा है। देखो बच्चों, ध्यान से देखना, आप जरा इमेजिन करो, क्योंकि आप इमेजिन नहीं करोगे तो आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि बहुत ही आसान चीज है, बट इसको विजुअलाइज करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा समझना, क्योंकि केमिस्ट्री की काफी चीजें ऐसी हैं जिनको डायरेक्ट नहीं दिखाया जा सकता। अब आप बोलो फिजिक्स के अंदर ग्रेविटी क्या होती है, मैं कहूंगा ये लो जी ग्रेविटी आ रही है नीचे, आपको दिखाई दे रही है चीज नीचे गिर रही है, तो ये ग्रेविटी होती है। लेकिन आप बोलोगे कि एटम दिखाओ, तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। साइंटिस्ट्स के लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए तो मुश्किल है। यहाँ पे कहां पे आपको एटम दिखाएं, तो जरा विजुअलाइज करो, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो एटम से ही बनी है। और एटम कैसा होता है, एटम को आप इमेजिन करो कि एक स्फीयर है, और उस स्फीयर के सेंटर में एक ग्रुप है पार्टिकल्स का, छोटे छोटे पार्टिकल्स का ऐसा गुच्छा है, ग्रुप है, जिसमें पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। और इसके अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, 2 पार्टिकल्स नहीं होते हैं, 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से बताओ, बताओ कमेंट में बताओ। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आपने सुना तो होगा ही कि एटम जो है वो 3 तरह के पार्टिकल से बना है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो उनमें से जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं बच्चों, वो एटम के सेंटर में ऐसे जुड़े हुए पड़े होते हैं। एक गुच्छा इमेजिन करो सेंटर में पार्टिकल्स का, ठीक है। कितने पार्टिकल्स का भाई, वो डिपेंड करता है एलिमेंट टू एलिमेंट, ठीक है। किसी में एक ही पार्टिकल होता है यहां सेंटर में, किसी में 2 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 20 भी होते हैं। तो आप इमेजिन करो कि सेंटर में एक ग्रुप है, एक गुच्छा है पार्टिकल्स का, उसको बोला है न्यूक्लियस, और उसमें 2 तरह के पार्टिकल्स जुड़े हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और अब बचे तीसरे तरह के पार्टिकल्स। तो वो जो तीसरे तरह के पार्टिकल्स है बच्चों, वो इस गुच्छे के अराउंड कंसेंट्रिक शेल्स में चक्कर लगाते हैं। जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा,
यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, फिर ये एक दूसरी शेल है जिसमें कुछ और इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रुप के अराउंड, इसके अराउंड चक्कर लगाते हैं, बट 3 डायमेंशनल मैनर में। आप इसको 2D में मत इमेजिन कर लेना, क्योंकि हमारे पास तो जो फ्लैट सरफेस है, बोर्ड है, तो इस पे तो 2D ही बना सकते हैं, 3D नहीं बना सकते। लेकिन ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, तो कुछ ऐसे घूम रहे हैं, कुछ ऐसे घूम रहे हैं, कुछ ऐसे घूम रहे हैं, है ना, इस तरीके का होता है। तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। समझ में आया? इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो ये एटम का स्ट्रक्चर होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो कि बहुत ही बेसिक सी टर्म्स हैं, इजी सी टर्म्स हैं। बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते रहते हैं इन सब चीजों को लेके। एटॉमिक नंबर, एक टर्म है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। मैंने बोला ना, यहां पे 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो उसमें से प्रोटॉन्स कितने हैं उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। ये नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक एलिमेंट की यूनिकनेस है। मतलब जैसे आपकी क्लास में 2 बच्चों का नाम सेम हो सकता है, एड्रेस भी सेम हो सकता है अगर वो एक ही घर में रहते हो, टेलीफोन नंबर सेम हो सकता है अगर उन्होंने लैंडलाइन नंबर दिया हो, या दोनों कॉमन मोबाइल शेयर करते हो। मतलब 2 स्टूडेंट्स का सब कुछ सेम हो सकता है, रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये जो एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये रोल नंबर है एलिमेंट्स का। कोई भी 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। आपने सोचा है कि वाई कार्बन इज एन एलिमेंट, वाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन, वाई ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम नाइट्रोजन, वाई नाइट्रोजन इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। वो सिर्फ इसलिए बच्चों क्योंकि इन सब एलिमेंट्स के एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो अलग अलग हैं। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कुछ और है, कार्बन में कुछ और है, नाइट्रोजन में कुछ और है, इस तरीके से, ठीक है। सो उस नंबर को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और Z से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन जो है उसका चार्ज है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो 0 है, न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रॉन वर्ड ही वहां से है, न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव है। एक बात आपने याद रखनी है कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। क्यों? क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज है, एक प्रोटॉन पर भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर उनका नंबर बराबर होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से कट जाएंगे और नेट चार्ज आएगा 0। 0 नेट चार्ज का मतलब है कि एटम जो है वो स्टेबल है। भाई दुनिया में कोई भी चीज अपने आप जो एग्जिस्ट कर रही है, वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, वो उस फॉर्म में इसीलिए एग्जिस्ट कर रही है कि उससे ज्यादा स्टेबल फॉर्म उसकी पॉसिबल नहीं। तो एटम अगर चार्ज होता तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट ना करता, वो कोई तरीका ढूंढ लेता अपने आप को अनचार्ज करने का और उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता, क्योंकि वो उसकी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती। तो ये तो जरूरी है कि अगर एटम एग्जिस्ट कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबिलिटी के लिए उसका चार्ज 0 होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता तो वो दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता और रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करता। लेकिन अगर कोई एलिमेंट का एटम जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है वो उसकी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, और वो तभी पॉसिबल है अगर उसका चार्ज क्या हो, 0। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर क्या होने चाहिए? बराबर, ठीक है। मास नंबर, मास नंबर क्या होता है बच्चों? मास नंबर होता है जो टोटल नंबर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, इसको मास नंबर बोलते हैं। बच्चों एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। तो ये जो टोटल होता है नंबर, टोटल नंबर है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का टोटल नंबर है, उसको मास नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं भाई, क्या खास? देखो ऐसे ही नहीं, हमने रैंडमली नाम नहीं रख दिया, हमने लॉजिकली नाम रखे। एटॉमिक नंबर मतलब एटम का नंबर, है ना। एटम को जो, जैसे एम्प्लॉई कोड, जैसे हॉस्पिटल्स में पेशेंट आईडी, जैसे स्कूल्स में रोल नंबर या फिर एडमिशन नंबर, उसी तरीके से एटम का जो नंबर है, जो उसकी यूनिकनेस है, जो दूसरे एटम में उसके जैसा सेम नहीं होगा, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और मास नंबर का मतलब है
उन पार्टिकल्स का नंबर जिनकी वजह से एटम का मास है। अब एटम में तो तीन तरह के पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से लगभग 1800 1900 टाइम्स हल्का होता है। मतलब एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो 1846 टाइम्स जो है वो हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब यार लगभग 2000, मोटा मोटा सोचे 2000 गुना इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्का है प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन का मास है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम एटम का मास निकालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं करते। आपके पास सोचो एक 2000 किलो का डब्बा पड़ा, उस 2000 किलो के डब्बे पे अगर 1 किलो का मैं कुछ और भी रख दूंगा तो आप ये थोड़ी कहोगे कि अरे इतना भारी कर दिया तूने, ये तो पहले ही भारी था। आप कहोगे यार 2000 किलो एक किलो और रख दिया, क्या फर्क पड़ता है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम है कि जब हम एटम के मास की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को लेते ही नहीं। तो मास नंबर में हम क्या लेंगे, मास नंबर में हम लेंगे नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर इज number of protons plus neutrons, number of protons plus neutrons, that is mass number। और number of neutrons क्या हुआ, अब अपने को एक तरीके से एक फॉर्मूला मिल गया कि भैया जो मास नंबर है ए वो है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, एटॉमिक नंबर। तो ए है जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मान लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम एन से डिनोट कर रहे हैं, तो एन क्या आ गया, ए माइनस जेड, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए ए माइनस जेड। ठीक, तो ये एटम के स्ट्रक्चर का बेसिक है। आगे बढ़े, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब है कि एक एटम की डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है। एक एटम के अंदर मैंने आपको बता दिया कि 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यार वो 10 इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली तो बिखरे नहीं होंगे, तो हमने ये सीखना है कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं। सो दैट अरेंजमेंट of arrangement of electrons within the electron shells or energy levels of an atom। जो ये जो शेल्स है ना, जैसे सोलर सिस्टम होता है, सेंटर में सन हो गया, उसके अराउंड प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स हो गए, इसी तरीके से सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स होती हैं, जिनको शेल्स भी कहा जाता है, एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है बच्चों। तो अगर मान लो लेट अस से एक एटम है, कोई सा भी हम एग्जांपल ले लें, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अब एटॉमिक नंबर तुमको दे दिया 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए वी जस्ट नीड वन थिंग, दैट इज एटॉमिक नंबर। और 20 तक एटॉमिक नंबर्स अपने को लर्न करने ऑर्डर में। क्लास 9th में आपने लर्न करे होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, वो लर्न करे थे ना 1 to लेकर 20 तक। अभी आपको दिखाऊंगा भी मैं, तो 1 to लेकर 20 तक वो सब अपने को लर्न करने हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन है, सपोज उसका एटॉमिक नंबर है 8। एटॉमिक नंबर 8 का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है। लेकिन अभी पीछे आपको बताया ना कि जितने प्रोटॉन्स हैं एक एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 ही हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 8 हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, पहली वाली जो शेल है उसको हम बोलते हैं K, दूसरी को L, तीसरी को M, चौथी को N। 9th में आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो सुन लो। जो सबसे पास वाली शेल है न्यूक्लियस की उसको K बोलते हैं, अगली वाली को L बोलते हैं, उससे अगली वाली को M बोलते हैं, उससे अगली वाली को N बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो फर्स्ट शेल है बच्चों, फर्स्ट शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है, 2 से ज्यादा नहीं कर सकती। ऑब्वियसली कम तो कर ही सकती है अगर 2 से ज्यादा नहीं कर सकती तो, लेकिन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से 2 जो हैं वो आ जाएंगे K में, और बचे हुए
सेकंड शेल अकोमोडेट कर सकती है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अपने पास तो बचे 6, तो वो तो 8 कर सकती है अकोमोडेट, तो यहां पे क्या आएगा 6। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई ये। कोई बड़ा एलिमेंट लेते हैं, कोई बड़ा एलिमेंट लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं सपोज सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 14। 14 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि 14 इसमें प्रोटॉन्स हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसको लिखें जरा, के एल एम एन। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। दूसरी में 8, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते इसमें। 2 + 8 10, टोटल डालने हैं 14, बचे कितने? 4, तो इसमें आ जाएंगे 4। बस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल बच्चों वाली चीज है। थोड़ा और बड़े एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। तो इसको जरा चलाओ, 2 8 10। बच्चों तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बट अपन क्या करते हैं 8 ही डालेंगे अभी। क्यों? जब 18 आ सकते हैं तो हम 8 क्यों डालेंगे? क्योंकि ये जो शेल्स है ना, थोड़ी कहानी पेचीदा है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कहानी। ये जो शेल्स हैं ये इतना इजीली, इतना क्लियरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि पहली फिर दूसरी फिर तीसरी ना, ये ना एक दूसरे में घुसी हुई है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड 3D सा स्ट्रक्चर है, वो आप क्लास 11 में पढ़ोगे। ये एक दूसरे में घुसी हुई है। तो क्या होता है कि थर्ड और फोर्थ शेल्स जो है वो ओवरलैप्ड है। तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स 18 में से जो थर्ड शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 9th में फॉर्मूला था, मैं लिख देता हूं यहां पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं किसी शेल में, वो क्या है? 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 2n²। 2n² का मतलब है शेल का नंबर। फॉर एग्जांपल अगर n है 1, यानी फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2। अगर सेकंड शेल है तो आप इसी फॉर्मूले में n को 2 डाल दो, तो 2 × 2 का स्क्वायर 8। फिर आप इसी फॉर्मूले में n को 3 डाल दो। थर्ड शेल में आ सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर 18। ऐसे तो थर्ड शेल जो है वो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है। लेकिन अगर वो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकती है, फिर भी हम 8 क्यों डालते हैं? क्योंकि थर्ड और फोर्थ शेल जो है वो ओवरलैप्ड है। तो क्या होता है कि पहले 8 तो थर्ड में आते हैं, लेकिन अगले 2 फोर्थ में आते हैं, और फिर अगले 10 वापस थर्ड में आते हैं। समझ में आया? थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए हम 8 ही लिखते हैं, और बाकी के बचे हुए फोर्थ में लिखते हैं। जैसे इसका एटॉमिक नंबर है 20, तो 2 इसमें डाल दिए, 8 इसमें डाल दिए, टोटल हो गए 10। थर्ड में आप 8 ही डाल सकते हो, 18 बचे 2 वो आपको इसमें डालने। तो जब थर्ड इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है, तो हम सिर्फ 8 ही क्यों लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? क्योंकि थर्ड और फोर्थ शेल्स ओवरलैप्ड हैं। थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद जो अगले 2 होते हैं वो फोर्थ में आते हैं, और फिर 10 और वापस थर्ड में आते हैं। बट अब इस चीज को सिखाए कैसे जाए? इस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए सिर्फ 20 पे लागू होती है। जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप क्लास 11 में पढ़ोगे, SPDF वाली। ठीक है? सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? आयंस, आयंस क्या होते हैं बच्चों? अब क्या है कि कोई भी एटम, जैसे कोई भी एटम में लूं, जैसे मैं लूं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। अब कोई भी एटम ज्यादा स्टेबल और ज्यादा स्टेबल होता है अगर उसके आउटर मोस्ट शेल, उसकी जितनी भी शेल्स हैं वो सारी फिल्ड हो। कोई भी एटम जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है अगर उसकी सारी शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हो। अब इसकी ये वाली शेल तो कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 ही आ सकते हैं और 2 है इसके अंदर। इसकी ये वाली शेल भी कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि सेकंड शेल में 8 आ सकते हैं और 8 है इसके अंदर। बट ये वाली शेल जो है ये फिल्ड नहीं है, इस वजह से ये अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा? ये अब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेगा। बट ऐसे कैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा? उसके लिए क्या करना होगा?
उसके लिए एक ऐसा एटम चाहिए होगा जिसको स्टेबिलिटी पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो क्लोरीन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 287, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आएगी 287। अब क्लोरीन की अगर आप देखो तो ये वाली शेल कंप्लीट है, ये वाली शेल कंप्लीट है, इसकी वजह से क्लोरीन जो है वो अनस्टेबल है। तो क्लोरीन क्या चाहेगा कि यार उसको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो अगर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये हो जाएगा 28, तो इसकी दो शेल्स बचेंगी, दोनों कंप्लीट। ये हो जाएगा 288, इसकी तीन शेल्स, तीनों कंप्लीट। उस केस में ये ज्यादा स्टेबल है, जब इसकी सारी शेल्स कंप्लीट है और ये भी ज्यादा स्टेबल है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज चलता रहता है। वो कहता है यार तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। दूसरा वाला कहता है हाँ दे 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 दे, मेरे पास भी कम है तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये इनके बीच में चलता रहता है। लेकिन जब ये एक दूसरे को इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे तो होगा क्या। अब अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के एटम के अंदर, अब इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो 11 प्रोटॉन्स थे। प्रोटॉन का सिंबल होता है P पॉजिटिव, और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E नेगेटिव। तो बच्चों टोटल चार्ज इसका क्या था, +11 -11, टोटल चार्ज था 0। एटम होता है न्यूट्रल। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्रोटॉन थोड़ी निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो रह गए 10 और प्रोटॉन तो अभी भी 11 है। तो नेट चार्ज इस पे कितना हो जाएगा, +1, है ना। नेट चार्ज इस पे कितना हो जाएगा, +1। तो आपने लिखा हुआ देखा भी होगा, सोडियम को हम लिखते हैं Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। तो नेट चार्ज इस पे क्या हो जाएगा, +1। ऐसे ऐसी जो चार्ज्ड स्पीशी बन रही है ना, तो कोई चार्ज्ड बन रहा है ये एटम, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद या गेन करने के बाद भी चार्ज बनेगा, उसकी भी बात कर लेते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 17 प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन, तो इसका टोटल चार्ज 0। लेकिन जब सोडियम ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे प्रोटॉन तो 17 ही बचे लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, तो इस पे चार्ज आ जाएगा -1। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को दिखाने के लिए हम एटम का जो सिंबल होता है उसके हेड पे इस तरफ उसका चार्ज लिख देते हैं। 1 के लिए तो हम 1 नहीं लिखते, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव लगा देते हैं। लेकिन 1 से ज्यादा हो तो 2+, 3+, 4+, या 2-, 3-, 4- ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स बन रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन जब एक एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, इससे जो चार्ज पार्टिकल्स ये बन रहे हैं इन्हें क्या बोला जाता है, आयन। तो ये आयन बन गया और ये भी आयन बन गया। और दो तरह के आयन बन रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव आयन बनाएगा। तो पॉजिटिव आयंस को बोला जाता है कैटायन, नेगेटिव को बोला जाता है एनायन। Cations are formed when an atom loses one or more electrons. Anions are formed when an atom gains one or more electrons. ठीक, तो लेकिन जब ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो फिर ये अलग अलग नहीं रह सकते, ये सेपरेट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सेपरेट रहेंगे तो अनस्टेबल रहेंगे। मैं पहले बताया ना तुमको कि जो चार्ज वाले हैं वो तो अनस्टेबल है, वो तो किसी से भी अट्रैक्ट या रिपेल होते रहेंगे। तो ये जुड़ जाते हैं आपस में और एक चीज बनती है जिसे बोला जाता है कंपाउंड। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके कंपाउंड बना लेंगे NaCl। अब ये अलग नहीं हो सकते, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। समझ गए। तो जितने भी हमारे एटम्स हैं फर्स्ट 20 तक, वो किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करके कैटायन या एनायन बनाएंगे। जिनके पहले से कंप्लीट हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, वो ये काम नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई हम क्यों करें, हम तो पहले ही कंप्लीट है, हमें लूज या गेन से क्या मतलब, है ना। सो
अगर हम पहले 10 एलिमेंट्स की बात करें, अगर हम पहले 10 एलिमेंट्स की बात करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बू कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये इनके एटॉमिक नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। भाई हाइड्रोजन में जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो के शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, हीलियम में आएंगे 2, हीलियम का कंप्लीट हो गया, इसका कोई काम नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने से, ये आयन नहीं बनाएगा। 12th में पढ़ोगे कहीं कहीं पर स्पेशल केसेस में बनाएगा, बट अभी के लिए अपन ये मानते हैं ये आयन नहीं बनाएगा और कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 3 तो 2 1, बेरिलियम का 4 2 2, ऐसे 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 और 2 8, ये भी अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बात करें कि ये कौन एनायन बनाएगा कौन कैटायन बनाएगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर हम यहां से स्टार्ट करें लिथियम से, अभी हाइड्रोजन की बात करेंगे, अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें तो लिथियम को अपनी सेकंड शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो सेकंड शेल इसकी जो है वो फिल हो जाएगी, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 8 हो जाएंगे और ये सेकंड शेल कंप्लीट हो जाएगी, या ये एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दे तो फर्स्ट शेल बचेगी और वो पूरी कंप्लीट होगी। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसके पास ज्यादा इजी ऑप्शन क्या है, इसके पास ज्यादा इजी ऑप्शन है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्योंकि गेन करना पॉसिबल नहीं है ना इतने सारे। जैसे मान लो किसी यूनिवर्स में लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा भी तो ये लिथियम नेगेटिव बन जाएगा, फिर लिथियम नेगेटिव एक और इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करेगा, नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मान लो जबरदस्ती गेन करवा भी दिया, अब लिथियम 2 नेगेटिव एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो लिथियम 3 नेगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। जो चीज ऑलरेडी इतनी ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होती जा रही है वो और ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो क्या होगा कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 है, 1 2 या 3 है, उसके लिए तो लूज करना ज्यादा इजी है, क्योंकि 3 वाले को भी 3 लूज करना है, 5 गेन करना है, तो 3 लूज करना इसके लिए ज्यादा आसान है, और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 है उसके लिए गेन करना ज्यादा आसान। तो एक तो जिसकी पहले से ही कंप्लीट है 8 वाला, और ये वाला, ये तो कुछ भी नहीं करेंगे। हाइड्रोजन बचा है, मुझे पता है हाइड्रोजन बचा, अभी बात करूंगा कि हाइड्रोजन बचा, ठीक है, और ये बचा, इसको लूज भी 4 करने हैं और गेन भी 4 करने हैं, तो ये लूज या गेन ना करके ये एक दूसरे तरीके से कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री के 4th चैप्टर के अंदर, अभी के लिए इसको भी छोड़ देते हैं। अभी के लिए अपन सिर्फ डिस्कस करेंगे वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 है या 5 6 7 है। तो अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 है तो वो तो लूज करेंगे, और लूज करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, कैटायन बनाएंगे, और जितने लूज करेंगे उतना चार्ज आएगा कैटायन पे। तो लिथियम जो है एक लूज करेगा तो उसका कैटायन होगा Li+, बेरिलियम 2 लूज करेगा तो वो होगा Be+, बोरॉन 3 लूज करेगा तो होगा B3+, नाइट्रोजन 3 गेन करेगा तो N3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 गेन करेगा तो O2 नेगेटिव, फ्लोरीन 1 गेन करेगा तो F नेगेटिव। और बच्चों तुमने कभी सीखी है ये बात या आई डोंट नो कि नहीं सीखी, एलिमेंट्स को जब हम कैटेगराइज करते हैं, एलिमेंट्स को जब हम कैटेगराइज करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है वो मेटल होता है। कैटायन बनाने वाले सारे मेटल्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और एनायन बनाते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। पता थी ये बात? यस नो बताओ जरा कमेंट्स में, पता थी कि नहीं पता थी? देखे जरा कितनों को पता। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और नेगेटिव आयन्स बनाते हैं, ठीक है। और इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, इनके नाम ऐसे रखे जाते हैं कि जो पॉजिटिव वाला है उसका नाम तो वही होता है, आयंस के नाम कैसे रखे जाते हैं बताओ, जो पॉजिटिव वाला है उसका नाम तो वही होता है जो उसका मेन पेरेंट एलिमेंट है, जैसे इसका नाम लिथियम होगा, इसका बेरिलियम होगा, इसका बोरॉन होगा, लेकिन
नेगेटिव वाले के नाम के आगे आप लगा दोगे आइड। सारे नेगेटिव वाले नहीं, आगे हम रेडिकल्स की बात करेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करेंगे, उनकी नहीं। ये जो सिंगल एटम वाले आयंस हैं जो आज मैं बता रहा हूं, जिसमें एक ही एटम है, आइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड। लिख लो, मैंने कहा था मेरी क्लासेस बिना कॉपी पेन के अटेंड नहीं करनी है, ऐसे देखना नहीं, स्पेक्टेटर बन गया, कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट की तरह करना, इसको साथ साथ नोट करो सारी चीज। नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, समझ में आई बात? और ये नॉन मेटल्स हो गए। अब आगे बात करें अगर हम, तो सोडियम आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 मेटल्स, Na+, मैग्नीशियम Mg2+, एल्यूमिनियम Al3+, और 4 वाला शेयरिंग से बनाएगा। शेयरिंग क्या होती है ऑब्वियसली अभी आपको नहीं पता होगी, बट हम आगे बात करेंगे इस बारे में। 5 6 7 नॉन मेटल्स, ये है अपना फॉस्फोरस P3 नेगेटिव, फॉस्फाइड, सल्फर H2 नेगेटिव, सल्फाइड, क्लोरीन Cl नेगेटिव, क्लोराइड। ये पूरी फील्ड है, कोई काम नहीं। फिर से 1 आ गया आउटर मोस्ट सेल में, अच्छा इधर भी 1 लिख दिया क्या मैंने, ये 2 है। फिर से 1 आ गया पोटेशियम, ये दोनों मेटल्स हो गए, K+ Ca2, ठीक है, समझ गए? तो ये हमारे पॉजिटिव वाले सारे मेटल्स होते हैं, नेगेटिव वाले नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, ठीक। अब कोई भी दो आप इनमें से पिक कर लो, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, और उन दोनों के बीच का जो कंपाउंड बनेगा ना, उसका फॉर्मूला अपन प्रिडिक्ट करते हैं। अगर हम इनमें से कोई भी एक पिक कर ले, पॉजिटिव वाला मैंने पिक कर लिया एल्यूमिनियम, और नेगेटिव वाला मैंने पिक कर लिया क्लोरीन। पॉजिटिव वाला पिक कर लिया एल्यूमिनियम, नेगेटिव वाला पिक कर लिया क्लोरीन। तो एल्यूमिनियम कहता है मैंने 3 लूज करने, क्लोरीन कहता ना मैंने तो एक ही गेन करना है। तो क्लोरीन क्या बोलेगा, ना मैं नहीं बनाता कंपाउंड। नहीं, क्लोरीन कहेगा ठीक है तूने 3 लूज करने हैं ना, मैंने तो एक ही गेन करना है, लेकिन मैं अपने जैसे 2 और ले आता हूं, तो हम तीनों मिलकर तेरा एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। एल्यूमिनियम कहता मैंने 3 लूज करने हैं, तो क्लोरीन कहता कोई दिक्कत नहीं, एक मेरे को दे दे, ये कहता है एक मेरे को दे दे, एक मेरे को दे। तो इसमें क्या होगा कि अगर एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में कंपाउंड बनेगा तो 3 क्लोरीन लगेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लॉजिकली सोचो, फिर डायरेक्ट मेथड तो मैं बता ही दूंगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा AlCl3, जिसका नाम होगा एल्यूमिनियम। पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिख लो, और वही नाम है जो एलिमेंट का नाम है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। आइड लगा देना यार, नेगेटिव, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, समझ गए? ये एल्यूमिनियम क्लोराइड। कोई भी और पकड़ो, कोई भी और पकड़ो, कैल्शियम पकड़ लो, कैल्शियम, और सल्फर पकड़ लो। तो कैल्शियम कहता है मैंने 2 लूज कर रहे हैं, सल्फर कहता है मैंने भी 2 गेन करने हैं, एक कैल्शियम एक सल्फर, काम बन गया। कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और शॉर्टकट क्या है? अब आप बैठ के थोड़ी सोचोगे इसने अच्छा इसने कितने लूज करने हैं, इसने कितने गेन करने हैं, ना, सिंपल सा, आपने इसका साइन, इसकी वैल्यू यहां लगा देनी है, इसकी यहां लगा देनी है, दैट्स इट। Al यहां पे विदाउट चार्ज, यहां पे माइनस लिखा मतलब 1 है, यहां पे चार्ज है ना, और यहां पे 3 है चार्ज, तो Al का 1, Cl का 1 यहां, Al का 3 यहां, AlCl3। अब लेकिन अगर ये दोनों किसी के मल्टीपल्स हो, तो आपको सिर्फ कॉमन नंबर लिखना, जैसे दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं तो 2 से डिवाइड करके लिखो CAF, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको कंपाउंड बनाना है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में, कभी कभी सोचना मुश्किल हो जाता है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में, जिसका ऑब्वियस नाम होगा, क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आप सोचोगे ना यार इसने 3 लूज करने हैं, उसने 2 गेन करने हैं, अब कैसे बात बनेगी, अब कैसे बात बनेगी? तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपने इसका 3 यहां लगाना है, इसका 2 यहां लगाना है, तो ये बन जाएगा मेरा Al2O3। समझ में आई बात? तो अब जरा हाइड्रोजन की भी एक बारी बात कर लें। बच्चों हाइड्रोजन के शेल में एक है,
एक है, अब ये एक लूज कर देगा तो H पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर ये एक गेन कर लेगा तो H नेगेटिव हो जाएगा। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 था जैसे लिथियम, वो लूज करते थे। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 7 थे जैसे फ्लोरीन, वो एक गेन करते थे। हाइड्रोजन कहता है भाई मैंने तो लूज भी एक करना, मैंने गेन भी एक करना है। तो हाइड्रोजन दोनों तरह के आयंस बनाता है, हाइड्रोजन आयन भी बनाता है और हाइड्राइड भी बनाता है ना। अगर इसको लोगे पॉजिटिव वाले को तो आपको ये नेगेटिव वालों के साथ मिलेगा, जैसे H प्लस और Cl नेगेटिव, और इस कंपाउंड का नाम ऑब्वियसली होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला उसका नाम एज इट इज आएगा, आइड लग जाएगा इस पे। लेकिन जब ये नेगेटिव वाला आपको मिलेगा तो उनके साथ मिलेगा जो खुद इससे ज्यादा पॉजिटिव है, Na प्लस H नेगेटिव, उस केस में ये नेगेटिव है तो इसलिए सोडियम का नाम पहले, इसका बाद में, सोडियम हाइड्राइड। इजी है ना। तो इस तरीके से तो आप देखो कि अगर काउंट करूं तो मैं लगभग 3 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव अगले स्लाइड पे और 2 और पॉजिटिव, 5 और 3 8 पॉजिटिव है और लगभग 3 और 3 6 नेगेटिव है। और अगर ये वाले हटा दूं तो चलो 8 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, 8 इंटू 6 48 कंपाउंड्स के नाम आप बना सकते हो, फॉर्मूले लिख सकते हो। ये आपका होमवर्क है आज का, 48 कंपाउंड्स के नाम आप बनाओ, फॉर्मूले बनाओ, उनके नाम लिखो। रटने की जरूरत नहीं है, आपको तरीका बता दिया। आइड लगा देना नेगेटिव वाले में और पॉजिटिव वाले का नाम वैसे ही लिखना है। चाहे कंपाउंड का नाम हो चाहे कंपाउंड का फॉर्मूला हो, हमेशा स्टार्टिंग में पॉजिटिव वाला पार्ट ही आता है, नाम में भी और फॉर्मूले में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम कंटिन्यू करेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस देखेंगे और कल वाले लेक्चर के बाद हम एक्चुअल जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर देंगे। मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। इन दोनों पे बहुत आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड जो मटेरियल है वो अपलोड होने वाला है पूरा साल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल। और मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप पर मेरे कुछ बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं जिनमें आप मेरे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो, और जो भी मटेरियल मैं वहां पे शेयर करता हूं वो सारा पा सकते हो। उस कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेक कर लेना। मिलता हूं आपसे कल के लेक्चर में। ऑल द वे।